है आपका फेस टू फेस एक मुलाकात में। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से पिछली बार 5 टर्म से लोकसभा के उम्मीदवार जो चुनकर आए हैं और हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी से। स्वागत है आपका फेस टू फेस एक मुलाकात में। सब जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये डबल हैट्रिक बना करके आप एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके जो क्षेत्र में एक मेजर समस्याएं थीं वो इस टर्म में, पिछले टर्म में कहाँ तक के उन पर आपने विजय पाई? ऐसा है कि जो शुभेच्छा आपने मुझे दी है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में एक अहम समस्या उपनगरीय रेल यात्रियों की है। मुंबई महानगर में रोज 62 लाख लोग रेल से यात्रा करते हैं और उसमें बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्र के हैं। जब विपक्ष में था तब हमने कुछ बातें उठाई थी कि मुंबई के रेल समस्या हल करने के लिए एक स्वायत्त रेल निगम की स्थापना करनी चाहिए और कुछ परियोजनाएं भी हमने सामने रखी थी। हम मंत्री बन गए और मंत्री बनने के बाद रेल समस्या के बारे में कई पहल हमने ली। उसमें पहली बात मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन की 2000 में स्थापना हुई और उसके तहत लगभग 4500 करोड़ की कई परियोजनाएं ली गई हैं। अब उसमें कुछ मेरे क्षेत्र के बाहर की भी है लेकिन मुंबई की है। जैसे चर्चगेट से ट्रेन सबर्बन ट्रेन पश्चिम रेल की शुरू होती है, डहाणू तक क्षेत्र है, लेकिन मेरा क्षेत्र तो जोगेश्वरी से शुरू होता है, लेकिन गाड़ी चर्चगेट से छूटनी है तो वो विकास भी होने की आवश्यकता होती है। उसमें विरार से बोरीवली तक सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ लोगों को महसूस होती थी और उसमें हमने ये परियोजनाएं ली है कि बोरीवली से विरार तक 4 लाइनें बिछाना, अभी 2 है और उसका लगभग 460 करोड़ की पूंजी से वो होना है। उसका काम गए 2 साल से चल रहा है और समय के अनुसार चल रहा है, तो आने वाले अगले साल के दिसंबर के अंत तक यह परियोजना पूरी होगी। इसमें वसई के समुद्र के खाड़ी पर 2 बड़े ब्रिजेस बनाने, और खाड़ी पर ब्रिज बनाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, समय लगता है और उसमें कोई जल्दबाजी करके नहीं चलता है। तो यह काम हो रहा है और अभी लाइनें भी बिछाई जा रही है, तो काम नंबर 1। दूसरा, उसी प्रकार से मुंबई सेंट्रल से बोरीवली तक एक 5वीं लाइन डालनी थी। वो 5वीं लाइन डालने का काम पूरा हो गया है। अब उसके कारण थोड़ी राहत लोगों को मिलना शुरू हुआ है। एक बात जो हम मांग कर रहे थे और पहले की सरकार नहीं मानती थी, हम ये कहते थे कि सारी परियोजनाओं को पूरा करने तक मुंबई में रेल की जो गाड़ियां होती है उसको 9 डिब्बे होते हैं। तो हमने ये सुझाव दिया था कि भाई 9 के बदले में 12 डिब्बे यदि चलाते हैं तो जो भी भीड़ है वो 12 डिब्बे में जाएगी तो थोड़ा तकलीफ कम होगी लोगों को। लेकिन अब हम आए, मैं रेल मंत्री भी था और इसके तहत आज बोरीवली से विरार तक ये सबसे जो घना यात्रियों का क्षेत्र है उसमें रोज 268 ट्रेनें चलती हैं और ये 268 ट्रेनों में से 258 अब 12 डिब्बे की चलती है। ठीक है, ये रेलवे का तो जैसे आपने बताया ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अहम भी जो आपने जैसे मनोरी में कुछ काम किया है, कुछ सलम पॉकेट्स में काम किए हैं, ये लोगों को नहीं, उसमें देखिए यह क्षेत्र की एक जानकारी पहले होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान में जो सबसे 3 बड़े निर्वाचन क्षेत्र है उसमें से उत्तर मुंबई है।
लेकिन जो सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र और दो है, ठाणे और बाह्य दिल्ली, हाँ। उसमें और इसमें एक मौलिक अंतर है। अच्छा। ठाणे लोकसभा क्षेत्र में ठाणे, नवी मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली ऐसी महापालिकाएं आती हैं। हाँ, हाँ। मतलब बेसिकली वह नागरिक समस्याएं हैं। जी। वैसे बाह्य दिल्ली में दिल्ली के बाहर की है। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह पर 30-40 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन समस्या एक है। जी। लेकिन उत्तर मुंबई में वैसा नहीं है। उत्तर मुंबई में 4 विधानसभा क्षेत्र मुंबई के हैं। हाँ। मतलब महानगरी के जो प्रश्न है वो वहां है। जी। फिर वसई है। हाँ। तो वसई के एक तहसील में इस समय पर 4 नगर पालिकाएं हैं। हाँ। हिंदुस्तान में कोई भी एक तहसील में 2 से ज्यादा नगर पालिकाएं नहीं होती, यहाँ 4 है। हाँ। और आगे पालघर करके जो है वह तो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। हाँ। तो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। हाँ। तो वहाँ समस्या है पीने का पानी, स्वास्थ्य, आदिवासियों के लिए पढ़ाई, बच्चों के लिए आश्रमशाला। वहाँ से मुंबई में जब आते हैं तो महानगरी की मुंबई की समस्या है। इसमें एक बात और भी है कि इस निर्वाचन क्षेत्र को 75 किलोमीटर लंबा ऐसा समुद्र किनारा है। हाँ। और उसके किनारे मछुआरे रहते हैं। तो ये मछुआरों के भी लिए भारत सरकार ने, हम लोगों ने एक 280 करोड़ का एक नया पैकेज बनाया। और उसके तहत हर मछुआरों को जो समुद्र में जाता है 1.5 रुपया प्रति लीटर डीजल में उसको रियायत मिलेगी। उसको अपना बोट है वो जरा आधुनिक करना है तो उसके लिए सहयोग मिलेगा। ऐसी योजनाएं बनाई है। और इसमें कई बातें हैं कि जैसे 3 छोटे से उदाहरण मैं बता दूं, आपने उसका उल्लेख किया इसलिए कि ये मुंबई में गोरई और मनोरी करके खाड़ी के उस पार 2 देहात है। अब ये मुंबई महानगरी सारे हिंदुस्तान की सबसे धनवान महापालिका मुंबई, लेकिन मुंबई महापालिका ये सोचती रही कि वहाँ केवल 4000 लोग रहते हैं, उनके लिए पानी ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने कहा भाई ऐसा कैसे, आखिर पीने का पानी सबको मिलना चाहिए, हम देहातों में भी दे रहे हैं। अब महापालिका नहीं कर पाई, महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पाई, तो उसमें से फिर हमने रास्ता निकाला और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को कहा कि भाई समुद्र में से इतने लंबे से तेल और गैस मुंबई हाई से लाया जाता है, आप 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन समुद्र के नीचे डालती है, तो जरा ये 2 किलोमीटर का यहाँ एक पानी के लिए पाइपलाइन डाली। उन्होंने डाल दिया, उसके लिए 4 करोड़ रुपया खर्चा आया। वैसे ये कंपनियां समाज के लिए उपयोगी ऐसा कुछ काम करती भी रहती है। जब पहली बार आप चुनाव जीते थे तो उसके बाद कंटिन्यू मतलब आप पब्लिक संपर्क में रहते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे आप केंद्र सरकार में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, थोड़ा आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपका पब्लिक कांटेक्ट कम होता चला गया, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि जिनको सार्वजनिक संपर्क कैसा रखना चाहिए और रखा जाता है, वो जिसको मालूम नहीं है वो ऐसा कह सकता है। मैंने ये तय किया है कि हर 15 दिन में मैं 3 दिन मुंबई आता हूँ। और जब मैं 3 दिन मुंबई आता हूँ तो उसमें से एक दिन मैं पहले लोगों को बता देता हूँ। हमारे कार्यालय में बोर्ड लगता है, संपर्क कार्यालय यहाँ पर बनाया है कि भाई राम नाईक इस दिन पर आएंगे और सुबह 8 से 1 बजे तक मिलेंगे। तो कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, लोग कोई भी आके हमको मिलता रहता है। फिर हम शाम को, हमारा क्षेत्र बहुत विस्तृत है मैंने बताया, तो पालघर और वसई है, तो दोनों में से एक क्षेत्र में 15 दिन में एक दफ़े मैं जाता हूँ। मतलब महीने में एक दफ़े मेरी पालघर को विजिट होती है और एक दिन वसई को होती है, और 4 दिन मैं यहाँ काम करता रहता हूँ। और इसलिए जनता के साथ संपर्क के बाद जो कहता है उसको फिर जनता के साथ संपर्क कैसा रखना, आपने कभी देखा है अखबार में ये मिलते नहीं हैं? अरे भाई, मुझे जो पत्र आते हैं हर पत्र का भी मैं उत्तर भेजता हूँ। और मेरी खासियत तो ये है, और लोग ये कहते हैं कि भाई आखिर मंत्री कुछ काम होता है कुछ नहीं होता है, लेकिन ये अपनी दुख दर्द सुनता है और उसके अनुसार करता है, और किसी का काम हुआ भी नहीं तो ये उसके मन में ये विश्वास होता है कि राम नाईक इसमें जितना कर सकता था उतना राम नाईक ने किया है। पिछले 4.5 साल से भाजपा जो देश को चला रही है, तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे कार्य हुए जो कांग्रेस के 45 साल जो कांग्रेस ने राज किया उसमें पूरे नहीं हुए?
देखिए, ऐसे कार्य तो अनगिनत हैं जी लेकिन मैं एक मोटे तौर पर कहना है जी तो मोटे तौर पर जहाँ मैंने पहले में थोड़ा स्पर्श किया जी कि यह एलपीजी का घरेलू गैस जी और ये घरेलू गैस पहले नया सिलेंडर लेना है तो 3-3 4-4 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी। जी मैं जब मंत्री बना तो 1 करोड़ 10 लाख की वेटिंग लिस्ट थी और हमने 4 साल में 4 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन दिए। पहले की वेटिंग लिस्ट समाप्त हुई, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि उसके पहले के 40 वर्षों में, क्योंकि एलपीजी देरी से आए, आज़ादी 50 साल हो गए लेकिन एलपीजी 40 साल, हाँ पहले के 40 साल में केवल 3.5 करोड़ हुए। अच्छा तो यह एक काम की गति है। अब हाईवे में आप देखेंगे, महामार्ग में, तो पहले हमारे क्षेत्र में ही मुंबई अहमदाबाद रोड जो है तो दहीसर से मनोर तक ये सबसे पहला 2 का 4 लाइन वाला हो गया। अब पहले जहाँ 2-2 अढ़ाई घंटे लगते थे वहाँ पे 1 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं। तो फिर सारे हिंदुस्तान में अब ये महामार्ग चौड़े होने शुरू हो गया है। अब उसके कारण जब अगले साल ये काम पूरा होगा तो हर वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए की डीजल की बचत होगी। क्यों? ट्रैफिक जैम नहीं है, एक ही सीधे स्पीड से गाड़ियां जा सकती है। तो ये एक हाईवे का एक महत्वपूर्ण काम हुआ। हमने इस प्रकार की आर्थिक नीति बनाई कि जो पहले बैंक में या कर्जा लेने के लिए जाते हैं मकान खरीदने के लिए, तो उसको 18% ब्याज देना पड़ता था। अब हमने जो सुधार किए है उसके कारण 9% ब्याज में उसको कर्जा मिलता है घर बनना। अभी मुंबई जैसे शहरों में ये स्थिति आई है कि घर मिलना आसान हो गया है। और 44 सालों में मैं 1978 में पहले दफ़े विधायक बन गया, तो उसको भी अभी 26 साल हो गए। तो एक जनप्रतिनिधि का काम 3 दफ़े विधानसभा में, 5 दफ़े लोकसभा में, और मेरे जैसा भाग्यवान मैं ही हूँ। मुंबई में लगातार 8 दफ़े कोई भी अब तक जीत कर नहीं आया है। तो मेरे मतदाता ये जानते हैं और इसलिए हर चुनाव में वो मुझे पहले से ज़्यादा वोट दे रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे विपक्ष के जो उम्मीदवार है श्रीमान गोविंदा जी, वो ये कह रहे हैं कि राम नाईक के पास अनुभव बहुत है, लेकिन राम नाईक जब पहले दफ़े विधायक बना तब राम नाईक के पास कहाँ अनुभव था, और इसलिए मेरे पास अनुभव नहीं है तो क्या बड़ी बात है। ये उनका एक तर्क है। तो उत्तर मुंबई की जनता जानती है कि मैं 1960 से राजनीति में हूँ, समाज काम में हूँ। तो 1978 तक मतलब 18 साल मैं मुंबई भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री करके काम करता रहा। मैंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। मुंबई का मैं जनसंघ के दिनों में संगठन मंत्री था और जनता पार्टी के दिनों में तो मैं मुंबई का अध्यक्ष था। और इसलिए अनुभव यह सार्वजनिक जीवन में बड़ी चीज़ होती है और अनुभव का कोई महत्व नहीं है, ऐसे हमारे विपक्ष को लगता है, गोविंदा जी को लगता है। तो मुझे लगा कि ये हिसाब से यह भी बात बनाई जाए। और इसलिए कहते हैं लोग मजाक में, भाई वो अच्छा अभिनेता है, वो अच्छा नाचता भी है, दिखता भी अच्छा है। तो अभी मतदाताओं ने भी ये कहना चाहिए, भाई ये सब अच्छा है पर्दे पर, तो जरा पर्दे पर उनको रहना दो और आप पहले जैसे सेवा करते रहो। यह एक माहौल बन रहा है निर्वाचन क्षेत्र में और यही लोग देख रहे हैं। अभिनेता अभिनेता है लेकिन नेता नेता है, तो ये अभिनेता और नेता की लड़ाई। मैं तो नेता हूँ ऐसा कभी कह न रहो, मैं कार्य करता हूँ और काम किया है और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, काम बोलता रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आप आए इसलिए बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने था। नमस्कार।